बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहम के शौहर को कोढ़ की बीमारी हो गई। कोई उसके करीब ना चाहता, पर माहम उसकी खिदमत करती। पर उसका शौहर गुस्से से चीखता और कहता, तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। पर माहम ना मानती। लेकिन एक दिन अचानक शौहर से पहले माहम का इंतकाल हो गया। सब उसे जन्नती कहने लगे तो शौहर रोने लगा। जब माहम को कब्र में उतारा जाने लगा तो उसके चेहरे से कफन हट गया। सबके होश उड़ गए और सब फौरन उसके शौहर के पास भागे। तो शौहर ने रोते हुए कहा कि शादी का सुनकर माहम के सर पर गोया किसी ने बम फोड़ा हो। वो फटी फटी नजरों से अपनी भाभी की तरफ देख रही थी, जो कुछ देर पहले ही माहम को यह खबर सुना चुकी थी। माहम को तो जैसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था, क्योंकि माहम अपनी मां को दो टोक बता चुकी थी कि अभी वो बिल्कुल भी शादी करने के हक में नहीं है। जब तक उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक मेरी शादी के बारे में सोचिएगा भी मत। तो माहम की अम्मा उसे ये कहते हुए डांट दिया करती कि अगर तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुन ली तो घर में एक कयामत बर्पा हो जाएगी। क्योंकि माहम के अब्बा शुरू से ही बहुत सख्त मिजाज थे। उनकी सख्त मिजाजी की वजह से सब घर वाले माहम के अब्बा से दबकर रहते थे। माहम अपने कमरे में जाकर बेड पर लेटी खामोशी से आंसू बहा रही थी। कुछ देर तो वो इसी हालत में लेटी रही, फिर न जाने क्या सोचकर एकदम से उठ बैठी और अपने आंसू साफ करती हुई बाहर सहन में आ गई, जहां माहम की अम्मा और भाभी शाम के खाने की तैयारी कर रही थी। माहम की अम्मा ने एक सरसरी सी नजर माहम के चेहरे पर डाली तो उसकी सुर्ख आंखों को देखकर बोली, माहम इधर मेरे पास बैठो। इससे पहले कि अम्मा कोई बात करती, माहम बोली, अम्मा अब्बा को साफ लफ्जों में बता दे कि मैं अभी बिल्कुल भी शादी नहीं करूंगी। अभी मेरी उम्र की लड़कियां पढ़ रही हैं और एक मेरे घर वाले हैं जिन्हें अपने सर से बोझ उतारने की न जाने कितनी जल्दी है। माहम की अम्मा तड़प कर बोली, माहम ऐसी बात ना कर। किसने कहा कि तुम हमारे ऊपर बोझ हो? बेटियां बोझ नहीं होती, बस माँ बाप चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में ही जितनी जल्दी हो सके ये फर्ज अदा कर दें। अब तुम अपनी भाभी की तरफ ही देखो, ये तुमसे भी उम्र में कम थी जब ब्याह करिए इस घर में आई। माहम चढ़ते हुए बोली, अम्मा मैं कुछ नहीं जानती। अगर आप अब्बा से बात करेंगी तो ठीक, वरना मैं खुद अब्बा से बात कर लूंगी। अम्मा हैरत से माहम की तरफ देखते हुए बोली, देखो तो किस कदर निडर है ये लड़की, इसे तो बिल्कुल भी शर्म हया नहीं। देखो मैं इस बारे में तुम्हारे बाप से बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। और मेरी एक बात याद रखना, अगर तुमने अपने अब्बा से कुछ भी कहा तो वो बजाय इसके कि कुछ महीने ठहर कर तुम्हारी शादी करें, तुम्हें जल्द ही इस घर से रुखसत कर देंगे। और फिर इतने अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं मिलते। हमने उन लोगों से बात की है, उनका कहना है कि तुम शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकती हो। उन्हें इस बात पर कोई एतराज नहीं है। तो फिर तुम्हें इस रिश्ते से मसला क्या है? लड़का भी अच्छी खासी बड़ी कंपनी में जॉब करता है। माहम की भाभी बोली, माहम क्यों खामखा जिद लगाकर बैठी हो? तुम खुशकिस्मत हो कि वो लोग खुद तुम्हारा रिश्ता लेकर आए हैं। फिर एक ना एक दिन तुम्हें शादी तो करनी ही है। माहम गुस्से से बोली, भाभी आप तो चुप ही रहे। अम्मा अब्बा से ज्यादा तो आपको मुझे इस घर से निकालने की जल्दी है, ताकि मेरे जाने के बाद आप खुलकर इस घर पर हुकूमत कर सके। माहम की अम्मा ने अपनी बहू को चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि वो जानती थी कि माहम बहुत खुदसर और जिद्दी है, इसीलिए उसे समझाने का कोई फायदा नहीं था। माहम की अम्मा बोली, माहम अगर तुम इस शादी को रुकवाना चाहती हो तो तुम खुद ही अपने अब्बा से बात कर लो। इस मामले में तुम्हारे अब्बा से मैं कोई बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं उनके गुस्से से बखूबी वाकिफ हूं। और एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, तुम्हारे अब्बा को लड़का और उसके घर वाले बहुत पसंद है, तो वो किसी भी सूरत इस रिश्ते को इनकार नहीं करेंगे। इतना अच्छा रिश्ता वो अपने हाथों से जाने नहीं देंगे। जिस दिन से घर में माहम के रिश्ते की बात चल रही थी, उसी दिन से माहम को तो जैसे चुप लग गई थी। न वो सीधे मुंह किसी से बात करती और न ही घर वालों के साथ मिलजुल कर बैठती, बल्कि यूनिवर्सिटी से आकर अपने कमरे में बंद हो जाती। माहम की अम्मा को ये सब देखकर बहुत दुख होता। वो अपनी बेटी की इस हालत को बखूबी समझती थी, मगर वो चाहने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थी कि माहम के अब्बा एक दफा जो फैसला कर लेते हैं, फिर चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपने फैसले से पीछे नहीं हटते। उस दिन भी जब माहम यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो माहम के अब्बा अखबार हाथ में लिए बैठे थे। माहम अपने अब्बा को सलाम करते हुए जल्दी से बाहर निकल गई। जब माहम की अम्मा चाय लेकर आई तो वो बोले, नसरीन बेगम माहम को क्या हुआ है? मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे खफा है। नसरीन बेगम बात को टाल मटोल करते हुए बोली, ऐसी तो कोई बात नहीं है, माहम के पेपर करीब हैं, शायद इसीलिए। माहम के अब्बा चाय का सिप लेते हुए बोले, नसरीन बेगम लड़के वाले मंगनी की रस्म का कह रहे हैं, तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? नसरीन बेगम बोली, जैसे आप मुनासिब समझें। माहम की अम्मा बोली,
जमील, बेहतर होगा कि आप जाहिद से मशवरा कर लें। आखिर को वो भी तो महाम का भाई है। तो महाम के अब्बा ने इस बात में सर हिला दिया। आज महाम यूनिवर्सिटी से वापस आई तो आते ही अम्मा ने हुक्म सादिर कर दिया कि जल्दी से कपड़े बदल लो, अभी कुछ देर में तुम हमारे साथ बाजार चल रही हो। माँ हमने मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखा और बोली, खैर तो है ना, ये आज अचानक बाजार जाने की क्या जरूरत आन पड़ी? तो नसीन बेगम अपना माथा पीटने के अंदाज में बोली, मुझे तो लगा था कि तुम्हें खबर हो गई होगी कि इसी जुमे लड़के वाले मंगनी की रस्म करने के लिए आ रहे हैं, तो तुम्हारे अब्बा ने शॉपिंग के लिए मुझे रात को रकम दी थी। तुम और तुम्हारी भाभी मेरे साथ चलो, जो तुम लोगों को पसंद आए वो ले लेना। माँ हम अपने कंधे से बैग उतारते हुए बोली, अम्मा मुझे नहीं जाना बाजार, वैसे भी रिश्ता तो आपकी मर्जी से ही हो रहा है, तो शॉपिंग भी आप अपनी मर्जी से ही क्यों नहीं कर लेती? मैं तो कठपुतली हूँ, जैसे आप लोग कहेंगे मुझे तो वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर के कानून बेटियों के मामले में बहुत सख्त है। नसरीन बेगम हैरत से माहम की तरफ देखते हुए बोली, माहम क्या हो गया है तुझे? पहले तो तू ऐसी न थी। माहम बोली, अम्मा मैं जैसी थी वैसी ही हूँ, फर्क बस इतना है कि अब मैं आप लोगों को खटकने लग गई हूँ। ये कहते हुए माहम पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। माहम की भाभी, जो माहम और अपनी सास की बातें सुन चुकी थी, किचन से बाहर आते हुए बोली, अम्मा फिक्र न करें, शादी के बाद देखना ये खुद ही उन लोगों में रच बस जाएगी। मैंने चूल्हे पर हंडिया चढ़ा ली है, आप वो देख लें, मैं माहम से बात करके आती हूँ। नसरीन बेगम बुत बनी खड़ी माहम के कहे गए लफ्जों पर गौर कर रही थी। जब माहम की भाभी उसके कमरे में गई तो वो उल्टी लीटी रो रही थी, तो उसकी भाभी माहम के करीब बैठते हुए बोली, माहम मुझे तुमसे बात करनी है। माहम जल्दी से उठ बैठी और अपने आंसू साफ करते हुए बोली, भाभी प्लीज आप यहां से जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। भाभी माहम के बालों को सहलाते हुए बोली, देखो माहम, मैं नहीं जानती कि तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है, लेकिन खुदा गवाह है कि जब से मैं इस घर में आई हूं मैंने तुम्हारे रूप में एक बहन को देखा है, और एक बहन होने के नाते तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। एक ना एक दिन तो तुम्हें शादी करनी ही है। माहम बोली, लेकिन भाभी मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तो भाभी उसकी थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोली, तो कौन कह रहा है अभी शादी करने को? अभी तो वो लोग सिर्फ मंगनी की रस्म करना चाह रहे हैं। अब्बा से तो मैं बात नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे भाई से जरूर बात करूंगी कि बेशक रिश्ता तय हो जाए, मगर माहम की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद ही हम लोग रुखसती करेंगे। अच्छा अब उठो, शाबाश, जल्दी से मुंह हाथ धो, अम्मा बेचारी तुम्हारी वजह से बहुत परेशान है। खाना खाने के बाद बाजार चलते हैं। माहम बोली, भाभी अब चले, मैं कुछ देर में आती हूँ। माहम अपनी अम्मा और भाभी के साथ मार्केट चली तो गई। इस दौरान भी माहम खामोश और खोई खोई सी रही। किसी भी चीज के बारे में उसने अपनी कोई राय न दी, बल्कि तमाम शॉपिंग उसकी अम्मा और भाभी ने अपनी मर्जी से ही की। घर वापसी पर वो तीनों थक चुकी थी। भाभी चादर उतारकर उसको तय लगाते हुए बोली, अम्मा आप दोनों बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। बाजार में फिर फिर कर बहुत थकावट हो चुकी है। माहम की भाभी के चले जाने के बाद नसरीन बेगम शॉपिंग बैग में से माहम की मंगनी के लिए खरीदा गया ड्रेस निकाल कर बोली, माहम देखो तो कैसा लग रहा है? तुमने वहां भी अच्छे से नहीं देखा, देखो कितनी नफासत से काम किया गया है। ये जोड़ा देखकर तो ऐसा लगता है जैसे ये बनाया ही तुम्हारे लिए गया है। माहम अपना मुंह दूसरी साइड पर करते हुए बोली, अम्मा देखने और होने में बहुत फर्क होता है। बाज औकात जो चीज हमें लगती है कि हमारे लिए ही बनाई गई है, हकीकत में वो हमारे लिए होती नहीं है। नसरीन बेगम बोली, माहम मुझे तुम्हारी इन बातों की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तुम्हारी ये बातें तो मेरे ऊपर से हवा की तरह गुजर जाती हैं। ये जली कटी बातें मत किया करो, खुश रहा करो। खैर से अब तो तुम्हारी मंगनी होने वाली है, और तुम किस्मत वाली हो जो घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता और इतने अच्छे लोग मिल रहे हैं, वरना बेटियों वाले तो रिश्तों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। माम उठकर कमरे में जाते हुए बोली, अम्मा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। भाभी से कहना कि वो मेरी चाय कमरे में ही भेज दे। नसरीन बेगम पीछे से आवाज देती हुई बोली, सुनो माहम, ये अपनी चीजें तो देख लो। मगर माहम अम्मा की बात को अनसुना करते हुए चली गई। जुम्मे वाले दिन जो कि लड़की वाले मंगनी की रस्म के लिए आ रहे थे, तो माहम को यूनिवर्सिटी जाना नामुमकिन था। माहम ने खुद को कमरे में बंद कर लिया, क्योंकि घर में गहमा गहमे की वजह से उसका जी बहुत उकता गया था। शुरू से ही माहम को ये शोर शराबा और गहमा गहमी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो अपने कमरे में बैठी किताब खोले पढ़ाई में मसरूफ थी, जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माहम ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी भाभी खड़ी थी। वो कमरे का जायजा लेते हुए बोली, आज तो इन किताबों की जान छोड़ दो, मंगनी है आज तुम्हारी, चलो बाहर और नाश्ता करो। नाश्ते के बाद अम्मा ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें पार्लर लेकर जाऊं। माहम हैरत से अपनी भाभी की तरफ देखते हुए बोली, भाभी
पॉलर जाने की क्या जरूरत है? वैसे भी मुझे ये बिला वजह के चौंचले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। माहम की भाभी बोली। माहम, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वो लोग काफी मॉडर्न है, इसी लिहाज से ही अम्मा ने कहा है कि तुम्हें पॉलर से तैयार होना चाहिए। अब चलो शाबाश, जल्दी से बाहर आओ, वो लोग शाम में आएंगे। उनके आने से पहले पहले मुझे बाकी काम भी निपटाने हैं। माहम उकता कर बोली। अच्छा आप चले, मैं आती हूँ। वैसे भी मेरी किसी काम में यहाँ कब मानी गई है जो अब मानी जाएगी। माहम की भाभी उसका चेहरा थपकते हुए बाहर निकल गई। जब माहम अपने कमरे से बाहर आई तो कुछ करीबी मेहमान आ चुके थे और पूरा घर हंसी और कहकहों से गूंज रहा था। माहम सबको सलाम करते हुए सीधा किचन में चली गई, जहां उसकी भाभी मेहमानों की आवभगत में लगी हुई थी। माहम खामोशी से जाकर भाभी के पास खड़ी हो गई। भाभी ने मुंह मोड़कर एक सरसरी सी नजर माहम पर डाली और बोली, आओ माहम, खाना खा लो, बस अभी कुछ ही देर में हम लोग निकलते हैं। माहम और उसकी भाभी को पॉलर से वापसी पर शाम हो गई। माहम की अम्मा नसरीन बेगम अपने बेटे जाहिद से बोली, जाहिद जाओ तो जरा देखो वो दोनों अभी तक क्यों नहीं आई। सब मेहमान आ चुके हैं। माहम की सास बार बार उसका पूछ रही है। मैंने तुम्हारी बीवी से कहा भी था कि जल्दी आ जाना। जाहिद बोला, अच्छा अम्मा आप फिक्र न करें, मैं अभी लेकर आ जाता हूँ। नसरीन बेगम अपने हाथों को मसलते हुए बोली, हाँ हाँ जल्दी जाओ, ये ना हो कि जमील गुस्सा हो जाए। पॉलर से वापसी पर माहम की भाभी और उसका भाई जाहिद दोनों माहम को स्टेज पर ले जा रहे थे तो हर वो आंख जो माहम को देखने के लिए उठी थी वो झपकना भूल गई। माहम लाइट पिंक कलर के गाउन में बेहद हसीन और पुरकशिश लग रही थी। लाइट पिंक कलर के ऊपर हल्का सा मेकअप उसके हुस्न को चार चांद लगा चुका था। हर कोई माहम और सरफराज की जोड़ी की तारीफ किए बगैर न रह सका। जैसे ही माहम स्टेज पर पहुंची तो एक हाथ उसकी ओर बढ़ा। माहम उस हाथ में अपना हाथ देते हुए हिचकिचा रही थी। माहम की भाभी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसे कुछ हौसला हुआ और माहम ने अपना हाथ उस मर्दाना हाथ में दे दिया। वो स्टेज पर उस इंसान के पहलू में बैठी थी जिसे वो जानती तक नहीं थी। माहम के लिए यह एहसास बहुत अनोखा था। माहम नजरें झुकाए बैठी थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वो किसी की नजरों के हिसार में है। माहम ने नजरें उठाकर अपने पहलू में बैठे उस इंसान को देखा जिसके साथ माहम की पूरी जिंदगी गुजारने का फैसला हो चुका था। सरफराज की नजरें माहम के चेहरे का अहाता किए हुए थी। वो उससे बिल्कुल बेखबर था कि बहुत से लोग उसी की तरफ देख रहे हैं। सरफराज को अपनी किस्मत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्द इतनी आसानी से उसे माहम मिल जाएगी। सरफराज ने माहम को यूनिवर्सिटी से बाहर वैन का इंतजार करते हुए देखा था। उसी दिन सरफराज ने सोच लिया था कि वो माहम से ही शादी करेगा। हालांकि सरफराज ने कभी अपनी पसंदीदगी या मोहब्बत के बारे में किसी से जिक्र तक न किया। माहम की सास सरफराज के कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, सरफराज क्यों ना मंगनी की रस्म कर ली जाए, शादी के बाद जितना चाहे जी भरकर माहम को देखते रहना। सरफराज मुस्कुराकर बोला, जी माँ। रस्म खत्म होने के बाद माहम की भाभी माहम को कमरे में ले गई क्योंकि बैठ बैठ कर माहम थक चुकी थी। कमरे में जाते ही माहम ने एक झटके से अपना दुपट्टा खुद से जुदा किया और उसे बेड पर फेंकते हुए एक गहरा सांस खारिज करते हुए बोली, क्या मुसीबत है इतनी छोटी सी रस्म के लिए, खामा मैंने अपनी जान को जोंखों में डाला। वो अपने बाजुओं से चूड़ियां उतारते हुए सोचने लगी कि न जाने मेरे घर वालों को मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है। काश मैं इस घर में पैदा ही न हुई होती जहां मेरी सुनने वाला कोई नहीं है। माहम खुद से बातें कर रही थी। उसे खबर ही न हुई कि कब उसकी माँ कमरे में आई। वो शफकत से माहम को अपने सीने से लगाते हुए बोली, माहम हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं बल्कि तुम्हारे माँ बाप हैं और तुम्हारे अच्छे बुरे की फिक्र हमसे ज्यादा किसी और को नहीं हो सकती। हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम हमारी जिंदगियों में ही अपने घर की हो जाओ। तुम नहीं जानती जिनके माँ बाप अपनी औलाद को बेसहारा छोड़कर चले जाते हैं, दर दर की ठोकरें उनका मुकद्दर बन जाती हैं। माहम की अम्मा की आंखों से आंसू रवा हो गए। माहम को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी माँ के आंसू उसके दिल पर गिर रहे हों। वो अपनी माँ के आंसू देखकर तड़प उठी। वो अपनी माँ की आगोश में छुप जाना चाहती थी जहां सुकून ही सुकून था। माहम हिचकियों के साथ रोने लगी। माहम की माँ उसकी इस हालत को समझने से कासिर थी। वो समझी कि शायद माँ बाप से बिछड़ने का सोचकर वो इस कदर रो रही है। ऐसे ही दिन जैसे पंख लगाकर उड़ गए। माहम की बात तय हुए कुछ 6 महीने गुजर चुके थे। सरफराज के घर वालों की तरफ से शादी पर जोर दिया जाने लगा। वो लोग जल्द अज जल्द शादी करने के ख्वाहिशमंद थे, मगर माहम के घर वालों ने मजीद टाइम मांगा और ये सब माहम के भाई जाहिद की वजह से हुआ। माहम के अब्बा इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि जाहिद ने माहम के ससुराल वालों से मजीद वक्त मांगा है।
ये बात तो तब खुली जब एक दिन माहम की सास माहम के घर आई। माहम के अम्मा और अब्बा और उसकी सास टीवी लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। जब माहम की भाभी माहम को चाय का ट्रे थमाते हुए बोली, जाओ माहम, ये जरा चाय तो दे आओ। माहम ने ना चाहते हुए भी वो ट्रे पकड़ा और टीवी लाउंज में चली गई। माहम ने सुना कि उसकी शादी के बारे में बातें हो रही थी। माहम ने जल्दी से सलाम करने के बाद चाय वाला ट्रे टेबल पर रखा और उन्हीं पांव वापस पलट गई। माहम की आंखों में आंसू पानी की तरह चमक रहे थे, जिन्हें वो चाहने के बावजूद भी अपनी भाभी से ना छुपा सकी। माहम की भाभी उसको बाजू से पकड़कर बोली, देखो माहम, अब जो बड़ों का फैसला होगा वो तुम्हें कबूल करना पड़ेगा। तुम्हारे भाई ने अपनी तरफ से कोशिश कर ली, लेकिन आज अब्बा के किए गए फैसले को कोई भी नहीं बदल सकेगा। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। बाजारों के चक्कर लगा लगा कर भाभी और माहम की अम्मा का बुरा हाल हो चुका था। उस दिन भी ढेरों शॉपिंग बैग थे जो अम्मा और भाभी लेकर आई थी, जिसमें सिर्फ माहम की शॉपिंग की चीजें थी। अम्मा शॉपिंग बैग रखते हुए बोली, भाई आज बाजार में मेरा आखिरी चक्कर था। अब से तुम और माहम जो बाकी सामान रह गया है वो खुद ही ले आना। मेरे घुटने अब इस बात की इजाजत नहीं देते कि मैं बाजारों में खरीदारी करती फिरूं। अब तुम दोनों जानो कि क्या लेना है और क्या नहीं। माहम की भाभी शॉपिंग बैग समेटते हुए बोली, अम्मा, मैंने तो आज भी माहम से कहा था कि वो हमारे साथ चले, मगर आप तो जानती ही हैं, शुरू दिन से ही उसे बाजार के चक्कर लगाने से बहुत एलर्जी है। माहम की मां अपने घुटने दबाते हुए बोली, लेकिन अब तो उसकी अपनी शादी है। बेहतर यही है कि वो हर चीज अपनी पसंद से खरीदे ताकि बाद में हमसे गिला ना करे। माहम की भाभी बोली, अरे नहीं अम्मा, हमारी माहम ऐसी नहीं है। वो बहुत सादा मिजाज और सादा तबीयत है, आजकल की लड़कियों से बहुत मुख्तलिफ। अम्मा बोली, हाँ ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। बस अल्लाह हमारी माहम की किस्मत अच्छी करे और उसे ढेरों खुशियां अता फरमाए। अच्छा अम्मा, आप बैठे, मैं ये सारा सामान माहम के कमरे में रखा हूं। आखिर वो दिन भी आन पहुंचा जब माहम दुल्हन बनी सरफराज के पहलू में बैठी थी। हर कोई उसकी खूबसूरती के गुण गा रहा था। माहम सुर्ख लहंगे में आसमान से उतरी परी की मानने लग रही थी, तो दूसरी तरफ सरफराज भी किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। काली शेरवानी में उसकी दूधिया रंगत गजब ढा रही थी। हर देखने वाली आंख उन दोनों की जोड़ी की तारीफ किए बगैर न रह सकी। माहम स्टेज पर बैठी बहुत घबराई हुई थी। उसकी नजर अपनी भाभी की मुतलाशी थी, जो माहम को काफी देर से नजर न आई। निकाह खां निकाह के लिए आ चुका था। इतनी देर में माहम की भाभी माहम के करीब आकर बैठी तो माहम को कुछ तसल्ली हुई। वो कुछ देर पहले बहुत घबराई हुई थी और अब कदरे नॉर्मल दिखाई दे रही थी। निकाह के वक्त माहम के अब्बा और भाई माहम के पास मौजूद थे, मगर न जाने क्यों दस्तखत करते हुए माहम के हाथ कांप रहे थे। माहम के अब्बा ने माहम के सर पर हाथ रखा तो माहम को ऐसा महसूस हुआ जैसे कि पूरी दुनिया उसके साथ हो। उस दिन माहम को समझ आई कि बाप का साया किसी बहुत बड़ी नेमत से कम नहीं है। माहम की आंखों से आंसू झलकने लगे, जो कि उसके चेहरे को भिगोते हुए उसका दामन गीला कर गए। निकाह के बाद हर तरफ मुबारकबाद का सिलसिला शुरू हो गया। उस दिन माहम के अब्बा जब स्टेज से नीचे उतरे तो उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। माहम के भाई जाहिद ने आगे बढ़कर अब्बा को थामा, जो एक नजर माहम पर डाले स्टेज से नीचे उतर गए। वो किसी हारे हुए बाप की तरह वहां से आ गए। रुखसती के वक्त माहम के सब घर वाले बहुत अफसरदा थे। उस दिन माहम ने अपने भाई को पहली मर्तबा रोते हुए देखा और अम्मा, वो तो कितनी ही देर माहम को खुद से लगाए खड़ी रही। ऐसा लग रहा था जैसे वो आखिरी बार अपनी बेटी से मिल रही हूं। और यूं सबकी ढेरों दुआओं में माहम उस घर से रुखसत होकर सरफराज के घर चली गई। सरफराज के घर माहम का इस्तकबाल बहुत शानदार तरीके से किया गया। माहम की सास अपने बेटे और बहू की बधाई ले रही थी। माहम के ससुराल वाले सब माहम के हुस्न की तारीफ कर रहे थे। छोटी मोटी रस्मों के बाद माहम को उसके कमरे में भेज दिया गया। माहम अपने कमरे में बैठी कमरे का जायजा ले रही थी। जब दरवाजा खुलने की आवाज आई तो वो सिमट कर बैठ गई। माहम के दिल की धड़कनें बहुत तेजी से धड़क रही थी, क्योंकि आज वो उस इंसान की सजी हुई सेज पर बैठी थी जिसे वो जानती तक नहीं थी, और कुछ देर पहले ही उसे माहम का हमसफर बना दिया गया। अब वही माहम का सब कुछ था। उसके साथ ही माहम को अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी थी। वही अब माहम के दुख सुख का साथी था। माहम अपना सर झुकाए शर्माई दुल्हन की तरह बहुत कंफ्यूज थी। सरफराज आकर उसके रूबरू बैठ गया। सलाम करने के बाद सरफराज ने माहम का हाथ अपने हाथ में लिया और खूबसूरत कंगन उसकी कलाई में पहना दिए। माहम ने एक नजर उठाकर खूबसूरत कंगनों की तरफ देखा तो सरफराज बोला, कैसा लगा मेरा शादी का तोहफा? माहम बोली, बहुत खूबसूरत है। सरफराज प्यार से बोला, मगर माहम, तुम्हारी खूबसूरती के आगे
इन कंगनों की चमक धमक फीकी पड़ जाती है। तुम्हें पता है, आज तुम्हें पाकर मैं खुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान तस्वुर कर रहा हूँ। जब मैंने पहली मर्तबा तुम्हें देखा था, मैंने तभी इरादा कर लिया था कि मैं तुम्हें ही अपना शरीके हयात बनाऊंगा, मगर उस वक्त मैं ये नहीं जानता था कि मेरी किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान होगी कि बगैर किसी परेशानी और रुकावट के मैं तुम्हें पालूंगा। वो मोहब्बत भरी निगाहों से माहम की तरफ देखते हुए बोला, माहम, तुम इस शादी से खुश तो हो ना? माहम ने सिर्फ जी कहने पर इत्तेफा किया। वो इससे ज्यादा मजीद कुछ न कह सकी। उसकी जिंदगी के खूबसूरत तरीन पल गुजरने लगे। उसके ससुराल वाले इस कदर अच्छे थे कि हर कोई उस पर प्यार लुटाता। माहम की 2 नंदे, एक जेठानी और एक जेठ, और उसकी सास थी। सरफराज लोगों के बचपन में ही अल्लाह को प्यारे हो गए, तो माँ ने ही अपने बच्चों की परवरिश की और उन्हें इस काबिल बनाया। माहम शादी के पहले हफ्ते ही घर के कामकाज में अपनी सास और जेठानी का हाथ बटाने लगी। उन्होंने माहम को लाख मना किया कि अभी तुम नई नवेली दुल्हन हो, घूमो फिरो, खाओ पियो, घर के काम तो सारी जिंदगी ही करने हैं। मगर माहम उन्हें यह कहकर टाल देती कि मुझे घर के काम करना अच्छा लगता है और फिर मैं चाहती हूँ कि मैं सरफराज के लिए खाना खुद बनाऊं। माहम की जेठानी अपनी सास को शरारत से इशारा करते हुए बोली, माँ जी, मुझे लगता है अब सरफराज को हमारे हाथ का खाना पसंद नहीं आता, इसीलिए तो माहम अपने हाथों से खाना बनाती है। माहम बोली, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि वो तो आप सब लोगों की बहुत तारीफें करते हैं। ये सब तो मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ, और सरफराज के लिए ये सब करके मुझे दिली खुशी मिलती है। और फिर जो कल करना है वो आज ही क्यों नहीं? एक दिन जब सरफराज ऑफिस से आया तो माहम किचन में खाना बना रही थी। गर्मी इस कदर थी कि उसके कपड़े पसीने से तर थे। सरफराज माहम को ढूंढते हुए किचन में आया तो उसकी ऐसी हालत देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माहम के चम्मच हिलाते हुए हाथ रुक गए। वो बोली, सरफराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप कमरे में चलिए। सरफराज शरारत से बोला, जब तुम्हें पता है कि यह वक्त मेरे आने का है और आते ही मेरी नजरें सबसे पहले तुम्हारी मुतलाशी होती हैं। माहम सरफराज की बातों को नजरअंदाज करते हुए बोली, अच्छा आप जाए, मैं अभी आपके लिए ठंडा पानी लेकर आती हूँ। सरफराज माहम के हाथ से चम्मच लेते हुए बोला, छोड़ो ये सब, अम्मा और भाभी कहाँ हैं? वो खुद ही ये सब कर लेंगी। माहम बोली, उन्होंने मार्केट जाना था, मैंने ही उन्हें बोला था कि आप चली जाए, मैं खुद ही दोपहर के लिए खाना बना लूंगी। सरफराज अपना सर दोनों हाथों में लेते हुए बोला, या खुदा, अभी हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और तुमने अपना हुलिया मासी जैसा बना लिया है, ये क्या है? सरफराज माहम का हाथ पकड़ते हुए बोला, जरा कमरे में तो आओ। सरफराज के इस तरह कहने पर माहम के चेहरे पर हया के हजारों रंग बिखर गए। वो सरफराज से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, छोड़े ना, कोई देख लेगा। सरफराज बोला, अब तुम मिसेस सरफराज हो, किस बात का डर है? कोई देखता है तो देख ले, तुम्हारा शौहर हूं मैं। माहम बोली, अच्छा जाए आप, आज मैंने खाना आपकी पसंद का बनाया है, आप फ्रेश हो जाएं, मैं खाना कमरे में ही लेकर आती हूँ, फिर मिलकर खाते हैं। सरफराज मुस्कुराते हुए कमरे में चला गया। गुजरते हुए दिनों के साथ सरफराज की मोहब्बत में मजीद इजाफा होता जा रहा था। अब तो उसका ऑफिस जाने को भी जी नहीं चाहता था। वो बस हर वक्त माहम के पास रहना चाहता था। अब माहम से दूरी नाकाबिले बर्दाश्त थी, और ये सब माहम के प्यार का भी असर था, जो हर वक्त सरफराज की आवभगत में लगी रहती। वो सरफराज का हर छोटे से छोटा काम भी अपने हाथों से करती। एक दिन काफी रात हो गई। सरफराज अपने ऑफिस के काम में उलझा हुआ था। वो रात लेट घर आया। दरवाजा माहम ने खोला। सरफराज माहम को देखकर बोला, माहम, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? माहम बोली, मैं आपका इंतजार कर रही थी। माहम ने खाने का पूछा तो सरफराज ने खाना खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो ऑफिस से खाना खाकर आया था। माहम कमरे से बाहर गई। कुछ देर के बाद जब वो आई तो उसके हाथ में दूध का गिलास था। सरफराज के लाख मना करने के बावजूद भी माहम ने जबरदस्ती सरफराज को दूध का गिलास पिला दिया। सरफराज खाली गिलास माहम की तरफ बढ़ाते हुए बोला, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आती तो मेरा इतना ख्याल कौन रखता? माहम बोली, मैं जानती हूँ आप ऑफिस के कामों में बहुत थक जाते हैं, इसीलिए दूध तो आपको रोजाना पीना ही पड़ेगा, वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। सरफराज बोला, बेगम साहिबा, आप नाराज क्यों होती हैं? अगर आप अपने हाथों से जहर भी पिलाएंगी तो मैं वो भी खुशी खुशी पी लूंगा। माहम बोली, अब इतनी भी जालिम नहीं हूं मैं जो आपको जहर पिलाऊंगी। उस दिन जब सरफराज ऑफिस से आया तो उसके चेहरे और गर्दन पर अजीब से जख्मनुमा निशानात थे, जिन्हें देखकर सरफराज की अम्मा बोली, सरफराज, ये तुम्हारे चेहरे पर क्या हुआ? सरफराज बोला, पता नहीं माँ जी, सुबह में बिल्कुल ठीक था। सरफराज की माँ बोली, अच्छा मैं तुम्हें ट्यूब देती हूँ, माहम से कहना कि वो इधर लगा देगी, ठीक हो जाएगा। सरफराज कमरे में गया तो माहम उनके जख्मों को देखकर घबरा सी गई। माहम के चेहरे का रंग जर्द पड़ गया। सरफराज बोला, माहम तुम घबरा क्यों रही हो? छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा।
माहम तो जैसे एकदम अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। गुजरते हुए दिनों के साथ साथ सरफराज के उदाने नुमा जख्म ठीक होने के बजाय दिन ब दिन फैलते ही जा रहे थे। सरफराज ने कई मरतबा डॉक्टर के पास जाने का इरादा किया, मगर माहम ने हर दफ़ा ये कहकर सरफराज को डॉक्टर के पास जाने से रोक दिया कि सरफराज, ये इतना बड़ा मसला तो है नहीं कि आप डॉक्टर के पास जाते फिरें। एक तरफ सरफराज और उसके घर वाले डॉक्टर के पास जाने पर आमादा थे, तो दूसरी तरफ माहम सरफराज को रोके हुए थी। आखिरकार एक दिन ऑफिस से वापसी पर सरफराज डॉक्टर के पास गया तो जो बात डॉक्टर ने बताई वो सरफराज के लिए नाकाबिले यकीन थी। डॉक्टर की बात सुनकर सरफराज को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। घर आकर सरफराज खामोशी से अपने कमरे में चला गया। उसने ये बात सब घर वालों और माहम से छुपाई कि वो डॉक्टर के पास गया था। देखते ही देखते सरफराज का पूरा चेहरा और जिस्म इस तरह के दागनुमा दानों से भर गया। अब तो सरफराज अपना चेहरा छुपाता फिरता। एक दिन सरफराज का भाई उसे जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने के लिए कहा तो सरफराज ने इनकार कर दिया, मगर डॉक्टर साफ अल्फाज में बता चुका था कि सरफराज कोढ़ की बीमारी में मुब्तला है। वापसी पर सरफराज के भाई ने सरफराज से टेस्ट ना करवाने की वजह पूछी तो सरफराज बोला, वक्त आने पर आपको सब पता लग जाएगा। सरफराज का चेहरा देखने के काबिल नहीं रहा था। उसका चेहरा देखकर हर किसी को घिन आने लगी। अब तो सरफराज ने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। वो खुद को हर वक्त कमरे में बंद रखता, कोई भी सरफराज के करीब नहीं जाता था। वाहिद उस घर में एक माहम ही थी जो उसकी दिलोजान से खिदमत करती। माहम की सास और उसके बाकी घर वाले माहम को देखकर बहुत हैरान होते थे, जो इस बीमारी में भी अपने शौहर की इस कदर खिदमत गुजार थी। मगर जब भी माहम सरफराज के कमरे में या उसके करीब जाती तो सरफराज गुस्से से चीखता चिल्लाता और कहता कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। जिस तरह दूसरे घर वाले मेरे करीब नहीं आते, तुम भी मत आया करो। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। एक दिन सरफराज इस कदर चीख रहा था कि उसकी चीखों पुकार सुनकर माहम की सास अपने कमरे से बाहर आई और बोली, माहम, तुम सरफराज के करीब मत जाया करो। न जाने इस बीमारी के बाद ये क्यों इतना चिड़चिड़ा हो गया है। पहले तो एक मिनट भी तुम्हारे बगैर नहीं रहता था और अब तुम पर कैसे चीखता चिल्लाता है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम इसके करीब मत जाया करो। ये ना हो कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। बल्कि मैं तो कहती हूँ कि कुछ दिन के लिए अपनी अम्मा अब्बा के घर चली जाओ। जब सरफराज ठीक हो जाएगा तो वापस आ जाना। माहम बोली, नहीं माँ जी, मैं सरफराज को इस हालत में अकेले छोड़कर नहीं जा सकती, और फिर बीमारी में ही तो बीवी की वफादारी का पता चलता है। इस वक्त सरफराज को मेरी बहुत जरूरत है। सरफराज की माँ माहम का चेहरा थपकते हुए बोली, माहम, तुम बहुत सब्र वाली हो। खुशकिस्मत है सरफराज जिसे तुम जैसी बीवी मिली, जो कि इस मुश्किल घड़ी में उसके साथ खड़ी है। माहम अपनी इतनी तारीफ सुनने के बाद अपनी सास से नजरें चुराते हुए बोली, अच्छा अम्मा जी, सरफराज की दवाई का टाइम हो रहा है, मुझे उनको खाना भी देना है। डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवाइयाँ देने के बाद भी सरफराज की हालत जूं की तूं थी। उसे उन दवाइयों से बिल्कुल भी फर्क न पड़ा। हालांकि वो दवाइयाँ माहम रोजाना की बुनियाद पर सरफराज को दे रही थी। एक रात 12 बजे का टाइम था। जब सास पानी पीने के लिए किचन की तरफ गई तो उसे हॉल से धीमी धीमी आवाजें सुनाई दी। वो हॉल की जानिब गई तो उसके पाँव की आहट सुनकर जो कोई भी हॉल में मौजूद था चलता बना। माहम के साथ सिर्फ उसका साया ही देख पाई। उसे कुछ देर बाद ही सरफराज के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी, मगर सरफराज की मां ने उन आवाजों पर कोई कान न धरे। वो मुंह में बड़बड़ाते हुए कमरे में चली गई कि अब तो ये इस बेचारी को रात में भी चैन नहीं लेने देता। सरफराज जोर जोर से चीख रहा था कि निकल जाओ मेरे कमरे से, मुझसे दूर रहा करो। माहम रोते हुए कमरे से बाहर आ गई, जहां सब घर वाले हॉल में जमा थे। वो सब माहम को दिलासा देने लगे कि सब ठीक हो जाएगा, मगर सरफराज की जो हालत थी माहम बखूबी जानती थी कि वो कभी ठीक नहीं होगा। माहम की सास के दिमाग में अभी भी वही बात चल रही थी। वो अपनी बेटियों और बहुओं से बोली, क्या इससे पहले भी हॉल में कोई आया था? तो सब हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो एक साथ बोले, नहीं, हम में से तो कोई भी नहीं था। माहम बोली, माँ जी आपका वहम होगा। माहम की सास बोली, नहीं, मेरा वहम नहीं था, मैंने खुद अपने कानों से आवाजें सुनी है। 2 लोग थे, मेरे यहाँ आते ही वो गायब हो गए। माहम की दोनों नन्हे थर थर कांपने लगी। अम्मा, कहीं हमारे घर में चोर तो नहीं आ गए? माहम के भी जैसे पसीने छूटने लगे। वो अपने दुपट्टे के पल्लू से अपने माथे पर आई पसीने की बूंदों को साफ करने लगी। माहम की जेठानी उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अगर चोर होते तो कब का हमें लूट कर ले जाते। माहम की सास जाते हुए बोली, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। और सुनो माहम, तुम्हें अब सरफराज के कमरे में जाने की कोई जरूरत नहीं है।
बिला वजह वो फिर से तुम पर चिल्लाएगा। आओ तुम मेरे कमरे में मेरे पास लेट जाओ। माहम बोली, नहीं माँ जी, मैं इधर ही ठीक हूँ, कुछ देर में मैं अपने कमरे में चली जाऊंगी। सब लोग माहम की तरफ तरस भरी नजरों से देखने लगे। वो बोली, ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। गुजरते हुए दिनों के साथ सरफराज को कोढ़ की बीमारी के साथ साथ जैसे दिमागी दौरे भी पड़ने लगे थे। वो बात बात पर चिल्लाने लगता। इस तरह चिल्लाने से माहम सहम जाती। आस पड़ोस वाले भी माहम की बहुत तारीफें करते कि देखो तो बीमारी की हालत में भी शौहर का साथ नहीं छोड़ा, दिलो जान से उसकी खिदमत करती है। एक पड़ोसन बोली, हाँ हाँ, मैंने तो अपने कानों से सुना है, कई दफा माहम के शौहर ने उससे कहा है कि मुझे छोड़कर चली जाओ, मगर बहुत सब्र वाली बच्ची है जो साबित कदम है। हालांकि घर का कोई अफराद भी सरफराज के करीब नहीं जाता, उसकी बीवी ही उसकी देखभाल करती है। एक दिन माहम ने किचन में खाना बनाने के बाद सरफराज के लिए अलग से खाना निकाला। वो इस बात से बेखबर थी कि उसके अलावा किचन में कोई और भी है। माहम ने कैबिन से गोलियों वाली एक डब्बी निकाली और खाने में दवाई मिक्स करने लगी। जब वो खाने का ट्रे उठाकर कमरे में ले जाने के लिए मुड़ी तो माहम के सामने खड़ी उसकी नंद सवालिया नजरों से माहम की तरफ देखने लगी। इससे पहले कि वो माहम से कोई सवाल करती, माहम बोल पड़ी, वो मैं सरफराज के लिए खाना लेकर जा रही थी। तुम्हें तो पता है वो ऐसे दवाई बिल्कुल भी नहीं लेते, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना दवाई खाने में मिला दूं। माहम की नंद अपने माथे पर हाथ रखते हुए बोली, हो अच्छा, ये भाई की दवाइयां थी। मैं समझी। माहम उसकी बात काटते हुए बोली, तुम क्या समझी थी कि मैं तुम्हारे भाई को कुछ और मिलाकर दे रही हूँ? वो बोली, नहीं भाभी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं, मैं भला ऐसा क्यों सोचूंगी। अच्छा आप ये ट्रे तो लेकर जाएं, ये ना हो फिर से भाई चीखना चिल्लाना शुरू कर दें। माहम का जेठ जो वापस जाने के लिए निकल रहा था वो बोला, माहम मुझे सरफराज की वो फाइल देना जिस पर दवाइयाँ लिखी हुई थी, ऑफिस से वापसी पर मैं दवाइयाँ लेते हुए आऊँगा। माहम बोली, लेकिन मैं तो दवाइयाँ कल ही ले आई थी। माहम की नंद मशकूक नजरों से माहम को देखने लगी और अपने दिमाग पर जोर देकर सोचने लगी कि भाभी किस टाइम सरफराज भाई की दवाइयाँ लेकर आई, जबकि वो तो सारा दिन घर पर ही थी। रात का खाना सरफराज को खिलाने के बाद माहम ने सब लोगों के साथ मिलकर खाना खाया और सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। ना माहम ने सरफराज से कोई बात की और ना ही उस रात सरफराज चीखा चिल्लाया। माहम सुकून की नींद सो रही थी, जबकि सरफराज बेचैनी से कमरे में टहल रहा था। न जाने आज सरफराज को इतनी घुटन और बेचैनी क्यों हो रही थी। उसने कमरे की खिड़कियां खोल दी, इसके बावजूद उसकी बेचैनी कम नहीं हो रही थी। सरफराज को ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। चलते हुए सरफराज की नजर बार बार जाकर माहम के चेहरे पर रुकती तो सरफराज सोचता कि ये कैसे इतनी सुकून की नींद सो रही है, मुझे बेचैन करके इसे कैसे चैन मिल रहा है। उस रात नींद तो जैसे सरफराज की आंखों से कोसों दूर थी। तहज्जुद का वक्त था जब सरफराज के कानों में माहम की आवाज पड़ी। वो पानी के लिए बोल रही थी। इससे पहले कि सरफराज गिलास में पानी डालता, माहम ने एक लंबा सांस खारिज किया और अपनी आंखें मूंद ली। उस वक्त सरफराज को ऐसा लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। वो बेसाख्ता माहम का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, माहम उठो, क्या हुआ है? वो माहम को कंधों से पकड़े झिझोड़ रहा था। माहम उठो, कुछ तो बोलो। सरफराज के रोने की आवाज सुनकर उसकी अम्मा और बहनें उसके कमरे में आई तो जो उनके सामने था वो किसी कयामत से कम नहीं था। माहम की शादी को सिर्फ 4 महीने ही गुजरे थे। किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि माहम यूं इस तरह उन्हें छोड़कर चली जाएगी। माहम की अचानक मौत पर हर आंख आप दीदा थी। माहम की अम्मा और भाभी रो रो कर हलकान हो रही थी। कुछ ही देर बाद मैयत को गुस्ल के लिए ले जाया गया। सब लोग माहम को जन्नती कहने लगे तो माहम का शौहर सरफराज रोने लगा। जब माहम को कब्र में उतारा जाने लगा तो उसके चेहरे से कफन हट गया। सबके होश उड़ गए और सब फौरन उसके शौहर सरफराज के पास भागे। तो सरफराज ने रोते हुए बताया कि मैं अपनी बीवी माहम से बहुत मोहब्बत करता था और उसी मोहब्बत की बिना पर मैंने उससे शादी की। शादी के शुरू में तो मेरी जिंदगी बहुत पुरसुकून रही, लेकिन उसके बाद माहम ने अपने असली रंग दिखाना शुरू किए। वो अपनी यूनिवर्सिटी के किसी लड़के के इश्क में मुब्तला थी। उस लड़के के हाथों वो मुझे खाने में मिलाकर ऐसी दवाइयाँ दी थी जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेरे ऊपर असर दिखाना शुरू कर दिया और मैं कोढ़ की बीमारी में मुब्तला हो गया। माहम ने मुझे ये बात खुद बताई कि मैं इन दवाइयों के ज़ेरे असर आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ चला जाऊंगा। वो मुझे मोहब्बत करने की सजा दे रही थी, इसीलिए जब भी वो कमरे में खाना लेकर आती तो मैं उस पर चीखता चिल्लाता और उसे खुद से दूर जाने का कहता, क्योंकि मैं सारी हकीकत जान चुका था कि किस तरह माहम अपने आशिक के साथ मिलकर मुझे बीमारी में मुब्तला कर रही है। अगर मैं अपने घर वालों से कहता तो वो भी मेरी बात का यकीन न करते, क्योंकि उनकी आंखों पर माहम ने अपनी अच्छाई की पट्टी बांध रखी थी, मगर मुझे अपने अल्लाह पर पूरा भरोसा था।
जो इंसाफ करने वाला है। जिस तरह सरफराज का चेहरा कोढ़ की बीमारी से भरा हुआ था, बिल्कुल इसी तरह माहम का चेहरा भी कोढ़ की बीमारी से भरा हुआ था। माहम के इस दुनिया से चले जाने के कुछ दिन बाद जब दवाइयों का असर खत्म होना शुरू हुआ तो सरफराज का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल ठीक हो गया। सरफराज आज भी माहम की कब्र पर जाता है, फातिहा पढ़कर घर लौट जाता है। सरफराज ने माहम को अपनी उस मोहब्बत की खातिर माफ कर दिया जो वो माहम से करता था, और वो आज भी दुआ करता है कि अगले जहां में माहम उसके साथ हो, मगर सिर्फ उसी की होकर, और उसे यकीन है कि उसका रब उसकी ये दुआ जरूर सुनेगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।